Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 25 और 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का जो PDF का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, पीएम ने इनमें से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, गुजरात। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है किसान सूर्योदय योजना। इसके साथ साथ 2 और प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। पहला है एक रोप वे जो कि उन्होंने लॉन्च किया है इन गिरनार, और दूसरा है कि वहां पे उन्होंने लॉन्च किया है UN मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें ऑलरेडी 450 बेड्स अवेलेबल थे और अब उसकी कैपेसिटी बढ़ा के की गई है 1251 बेड्स की। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है किसान सूर्योदय योजना गुजरात में। इस योजना के माध्यम से हमारे जो किसान हैं उन्हें दिन में पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इरिगेशन कर सकें। तो जो टाइम में उन्हें पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी वो है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। और इसके लिए गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 3,500 करोड़ रुपए। तो ये जो फंड्स है ये यूटिलाइज किए जाएंगे, जिसमें कुल 234 ट्रांसमिशन लाइन्स बिठाई जाएंगी जिनकी लेंथ है 3,490 किलोमीटर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा वर्ष 2023 तक। इसके साथ साथ ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो कैरी करेंगी पावर सप्लाई ऑफ 66 kW और इसके लिए सब स्टेशंस भी बिठाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का संबोधन किया है। ये पहली बैठक आयोजित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट दिस फर्स्ट एवर मीटिंग। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एड्रेस किया है फर्स्ट मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ द G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, और ये मीटिंग की गई थी 22 अक्टूबर 2020 को। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया पहला ऐसा देश है जिन्होंने ऐसी मीटिंग को होस्ट किया है। तो ये जो G20 कंट्रीज है इन्होंने अग्री किया है कि ये जो एंटी करप्शन प्लान है फॉर द ईयर 2019 एंड 20, इसका उन्होंने अग्रीमेंट किया था वर्ष 2018 में इन बुएनोस एरीज। उसके साथ साथ ये जो G20 मेंबर्स है इन्होंने प्लानिंग की है कि एक साथ मिलकर डेवलप करेंगे टारगेटेड एक्शंस, जिसके तहत जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है ताकि करप्शन को रोका जा सके उसे प्रमोट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, साद अल हरीरी इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं साद अल हरीरी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो लेबनान के राष्ट्रपति माइकल ऑन ने चुना है सुन्नी मुस्लिम पॉलिटिशियन साद अल हरीरी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन 23 अक्टूबर। और ये जो नई सरकार आएगी ये टैकल करेगी कई सारी क्राइसिस जो फेस करी है लेबनान। इससे पहले उन्होंने जो वर्स्ट क्राइसिस फेस की थी वो 15 वर्षों के लिए था, फ्रॉम द ईयर 1975 टू 1990, जब लेबनान में सिविल वॉर चल रहा था। इसके साथ साथ साद अल हरीरी ने बैकिंग जीता है ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इन कंसल्टेशंस विद ऑन। उनके पास कई सारे चैलेंजेस हैं ताकि वो लेबनान का जो पावर है उसे नेविगेट कर सके, जैसे कि वहाँ की पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स। उसके साथ साथ बैंकिंग क्राइसिस है, करेंसी क्रैश है क्योंकि अक्टूबर से लेके अब तक लेबनान की जो करेंसी है वो 80% डीवैल्यू हो चुकी है। वहाँ पर पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उसके साथ साथ लेबनान के कई सारे क्रिपलिंग स्टेट डेब्ट्स भी हैं। और इससे पहले जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनका नाम है हसन दियाब।
तो हसन दियब ने जब बेरूत पोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था एमोनियम नाइट्रेट का, तब उन्होंने स्टेप डाउन किया था एज दी प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए चुना गया था मुस्तफ़ा आदिब को एज दी कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। और अब मुस्तफ़ा आदिब के बाद चुना गया है सुन्नी मुस्लिम पॉलिटिशियन साद अल हरीरी को एज दी प्राइम मिनिस्टर। साद अल हरीरी इससे पहले वर्ष 2019 में सर्व कर चुके हैं एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। तो चलिए अब लेबनान के बारे में बात करते हैं। लेबनान का कैपिटल है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनीज पाउंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, हाल ही में 35 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश को ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, इंडिया। हाल ही में भारत को चेयरमैनशिप मिली है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 35 वर्षों के बाद भारत को मिली है चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO, जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और लेबर सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा को चुना गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी of ILO for a period of October 2020 to June 2021। तो ILO की जो गवर्निंग बॉडी है वो एक एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो डिसाइड्स करती है कई सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एजेंडा, बजट और इलेक्ट करती है डायरेक्टर जनरल को। और एट प्रेजेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 187 मेंबर्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ILO के बारे में। तो ILO के हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, और उनकी खोज की गई थी इन द ईयर 1990। तो ये कई सारी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करती है ताकि जो लेबर लॉज है उन्हें रेगुलेट किया जा सके, ताकि जो हमारे लेबर्स हैं उनकी राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा हैज बिकम द इंटरनेशनल मॉनिटरीज फंड्स 190th मेंबर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को 16 अक्टूबर को, और जब एम्बेसडर एलिनसेंडा विवेस वेलवानिया ने साइन किया है IMF के आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट को, एक सेरेमनी जो कि कंडक्ट हुई थी इन वॉशिंगटन DC। एंडोरा ने इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था इन जनवरी 2020, और उसके साथ साथ उनका जो इनिशियल कोटा था इन दी IMF वो था SDR 82.5 मिलियन, यानी कि 116.4 मिलियन $। और इस सेरेमनी के साइन होने के बाद IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टिना जॉर्जीवा मिले हैं एम्बेसडर वीवी से एट द IMF हेडक्वार्टर्स। तो चलिए अब IMF के बारे में बात कर लेते हैं। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, और इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC US में। चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। 6ठा सवाल, कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों का सामान्य करने वाला तीसरा अरब राज्य बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, सूडान। सूडान इज द थर्ड अरब स्टेट जिन्होंने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं विद इजराइल। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो सूडान ने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया है 23 अक्टूबर 2020 को, और ये इसके साथ तीसरा अरब देश बना है जिन्होंने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं विद इजराइल आफ्टर UAE एंड बहरीन। इससे पहले आपको याद होगा अगस्त में हमने आपको पढ़ाया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्ट किया है एज अ मीडिएटर, और उसके साथ साथ इजराइल, UAE और बहरीन के जो बीच के रिलेशंस है उसमें नॉर्मलाइज करने में मदद की है, और इसके तहत एक अग्रीमेंट भी साइन होने वाला है इन दी व्हाइट हाउस इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंडर द US लेड अग्रीमेंट UAE और बहरीन ने अग्री किया है कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे इजराइल को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इससे पहले सबसे पहले इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसके बाद इजिप्ट के बाद जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को बाय एस्टैब्लिशिंग अ पीस डील विद इजराइल।
तो यूएई ने जो ये पीस डील साइन की है विद इजराइल, ये हुआ है 26 वर्षों के बाद, और ये वो तीसरी कंट्री बनी है जिन्होंने ये काम किया है। अब यूएई के बाद बहरीन ने भी रिकॉग्निशन दिया है इजराइल को, और इसके साथ ये चौथी कंट्री है जिन्होंने इजराइल के साथ एक पीस डील साइन की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सूडान के बारे में जान लेते हैं। सूडान का कैपिटल है खर्तूम, और सूडान की जो करेंसी है वो है सूडानीज पाउंड। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से कौन से दिन यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज डी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे सिंस द ईयर 1948, और यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 1945 में, और उसके हिसाब से इस वर्ष उनकी 75th एनिवर्सरी है। तो यूनाइटेड नेशंस की खोज की गई थी इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, यानी कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला था, और उसके इमीडिएटली बाद यूनाइटेड नेशंस की खोज की गई थी। तो उन्होंने सक्सीड किया है इन द फेल्ड लीग ऑफ नेशंस विद द एम कि जो फ्यूचर वॉर्स है उसे प्रिवेंट किया जा सके। और इसके साथ साथ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका प्राइमरी मकसद यही है कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी वो मेंटेन करें। और इस वर्ष का उनका थीम है द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशंस वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए अबाउट पोलियो वैक्सीनेशन, और कैसे कि हम पूरी तरीके से पोलियो को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड पोलियो डे एक मकसद देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि हम हाईलाइट कर सकें कि ग्लोबली क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया को पोलियो फ्री करने में, और उसके साथ साथ हम उन्हें सम्मान करें जिनके टायरलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है ताकि पोलियो को हम पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकें दुनिया के हर एक कोने से। और ये दिन इस्टेब्लिश किया गया था बाय द रोटरी इंटरनेशनल टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ जोन्स सॉ, जिन्होंने पहली टीम को लीड किया था टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियो एक बीमारी है जिससे आप कह सकते हैं एक टाइप का बच्चा जो भी है वो अपाहिज हो जाएगा। और आपने कई बार इंडिया में देखा होगा कि पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें अमिताभ बच्चन रहते थे, जो लोगों को अर्ज करते थे कि 2 बूंद जिंदगी के, और हर जगह हमारी सरकार कैंप्स पे कैंप्स लगाती थी एवरी संडे, ताकि पोलियो फ्री किया जा सके इंडिया को। और इस वर्ष का उनका थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो दुनिया है उनका अटेंशन ड्रॉ किया जाए टू डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, और उसके साथ साथ कैसे हम एक साथ मिलकर हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, ताकि हमारी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा मजबूत हो सके। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने नेट शून्य मिशन को राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया है। यूरोपियन संघ के किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाकर जलवायु तटस्थ बनाने का लक्ष्य रखा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज बी 2030। तो वर्ष 2030 तक हमारे जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये टारगेट रखा है कि नेट ज़ीरो एमिशंस वो करेंगे और हमारे क्लाइमेट न्यूट्रल बनेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स आज के क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन की ओर 10वां सवाल,
हाल ही में यूरोपियन यूनियन के एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स ने नेट जीरो एमिशंस टारगेट को लीगली बाइंड किया है अपने राज्यों पर। तो यूरोपियन यूनियन ने कौन से वर्ष तक ये लक्ष्य रखा है कि वो क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएंगे और उसके साथ साथ हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो नेट जीरो हो जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए आंसर इज ई 2050। 2050 तक हमारा जो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो जीरो हो जाएगा और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन एक 27 नेशन ब्लॉक है और उसके साथ साथ नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू जीरो का मतलब क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ है उससे जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो वर्ष 2050 तक वो ऐसी टेक्नोलॉजीज लाएंगे, ऐसे मेथड्स और या फिर मेजर्स लेंगे जिससे जितना हम रिलीज कर रहे हैं हमारे पर्यावरण में उतना ही हम ऑब्जॉर्व कर सकें। तो इससे हमारा जो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो जीरो हो जाएगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो यूरोपियन यूनियन के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने एक डील साइन की है इन लग्जमबर्ग 23 अक्टूबर 2020 को, और ये डील मेड आउट की गई है आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियंस 2050 नेट जीरो एमिशंस टारगेट, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने राज्यों पर इसे लीगली बाइंडिंग किया है। तो यूरोपियन यूनियन ने ये टारगेट रखा है कि वो क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएंगे वर्ष 2050 तक, और उसके साथ साथ वो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जीरो तक ले आएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन यूनियन का ये है इन द सेंट्रल प्रपोर्शन ऑफ द यूरोपियन ग्रीन डील, और इसके साथ साथ इनका मकसद यही है कि यूरोपियन यूनियन का जो कमिटमेंट है कि वो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के साथ कंप्लाई करेंगे अंडर द पेरिस एग्रीमेंट वो भी पूरा हो जाएगा। इसमें वो उन्होंने सोचा कि वो कई सारे मेजर्स लेंगे, जैसे कि क्लीन एनर्जी में अभी यूरोपियन यूनियन का बजट रहता है अराउंड 2%, उसे बढ़ा करके वो करेंगे टू 2.8% निवेश करेंगे इन दी क्लीन एनर्जी। इसके अलावा जो भी व्हीकल्स हैं जिनमें लो पोल्यूशन होता है या फिर ज़ीरो पोल्यूशन होता है उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब वो कुछ मेथड्स अडॉप्ट करेंगे जिससे जो हमारा कार्बन एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स बेल्जियम में, और उनकी खोज की गई थी 1 नवंबर 1993 में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई कंप्लेंट्स हो, कोई शिकायत हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।